हाँ विद्यार्थियों सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप? हम लोग समझ रहे हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और इस उम्मीद भी है, आशा भी है कि आप अच्छा लाभ उठा रहे होंगे इन क्लासेज का। आप सभी से हम निवेदन कर रहे हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दें, बुक्स की व्यवस्था कर लें और अपना पढ़ाई का कार्यक्रम तय रखें। अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताएं, उसके लिए हम आपको सहयोग करेंगे। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपका भौतिक भूगोल, उस पर चर्चा करते हैं और उसके लिए आपका टॉपिक जो है वो है संतुलन की संकल्पना। संतुलन, देखिए धरती पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती है, भूआकृतियाँ, भूआकार पाए जाते हैं। कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, झील, लेकिन इन सब में कोई न कोई निश्चित रूप से कोई संतुलन की स्थिति है, इसलिए ये सब बैलेंस में बने हुए हैं। इनके आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, फिर भी आकृतियाँ भूतल पर स्थित है। इस प्रकार प्रकट होता है कि यह आकृतियाँ एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित होती है, अतः इसका वर्तमान रूप में स्थिर रह पाना कठिन था। जब कभी संतुलन में परिवर्तन होता है तो भयंकर भूचाल, हलचल, भू परिवर्तन, भूकंप आदि की स्थितियाँ उत्पन्न होती है। तो देखिए संतुलन आखिर है क्या? संतुलन, संतुलन पर हम चर्चा कर ही रहे हैं आपके में। तो देखिए यूँ कहा जा सकता है कि परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, पर्वत, पठार, मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों, सागर, महासागर, झीलें आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा पाई जाती है और इसी दशा को संतुलन की दशा कहा जाता है। निश्चित रूप से सत्य है, इतने ऊंचे पर्वत, पठार, पहाड़ और एक तरफ बहुत विशाल गहरे सागर, महासागर है और कहीं प्लेन मैदानी क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से इनमें ये सब स्थितियाँ बनने के पीछे कोई न कोई तो कारण होगा, कोई न कोई संतुलन की सिद्धांत तो होगा जिसके तहत काम करते हैं। आइसोस्टेसिस शब्द जो है संतुलन को इंग्लिश में आइसोस्टेसिस बोलते हैं। आइसोस्टेसिस शब्द ग्रीक शब्द है आइसोस्टेसियस का, जिसका अर्थ होता है समस्थिति अर्थात संतुलन। तो निश्चित रूप से ये शब्द जहाँ से भी बना है, जहाँ से आया है, उस आधार पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई न कोई ऐसा बल है, कोई ऐसी स्थिति है जिसके द्वारा ये सब संतुलित हो रहा है। तो संतुलन के सिद्धांत की जब बात करते हैं तो संतुलन के पीछे क्या कारण रहे हैं, इनके क्या आधार हो सकते हैं, इन सब का अध्ययन किया विद्वानों ने, जोग्राफर्स ने, और उन्होंने अपने अपने तर्क इसमें जो है दर्शाए। सबसे पहले इसके अध्ययन के लिए पता चला, इसका जो है प्रतिपादन कैसे हुआ, इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि देखिए संतुलन के सिद्धांत का विचार अचानक ही भूगर्भवेत्ताओं ने के मस्तिष्क में आया था। 1859 ईस्वी में सिंध गंगा के मैदान में अक्षांशों का निर्धारण के लिए भू सर्वेक्षण चल रहा था। उस समय कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थानों के अक्षांश की स्थिति त्रिभुजीकरण की आई थी। तो इससे एकदम से इसका फिर अध्ययन किया, पता करते 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 जो है उनको ये पता चला कि ये कोई संतुलन का मामला है, कोई संतुलन के ऊपर इनमें स्थिति अलग अलग तरह की होती है, उसका कारण कोई संतुलन का सिद्धांत है जो काम करता है और वो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए फिर विद्वानों ने अध्ययन प्रारंभ कर दिया। इसमें इन्होंने देखिए सबसे पहले माना था कि हिमालय खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान होकर बुलबुले हैं, इस कारण पर्वत का भार तथा घनत्व कम होता है, जिस कारण माप में अंतर भी आ जाता है। दूसरा है हिमालय के ऊपरी अत्यधिक गर्म अत्यधिक पदार्थ का संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है। तीसरा कहा कि हिमालय के शैल का घनत्व स्वयं कम होगा, जिस कारण पर्वत का भार और आकर्षण शक्ति कम होगी। ये अलग अलग तर्क दिए थे वो उस समय जब अध्ययन किया था उन्होंने अक्षांश निर्धारण के लिए
तो हिमालय क्षेत्र के, वो हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है, तो इसके आने पर इन्होंने अध्ययन किया, तो इस पर कुछ निष्कर्ष इन्होंने निकाले थे। लेकिन ये तो निश्चित रूप से तय है कि जितनी पृथ्वी पर संतुलन का कोई सिद्धांत तो है जो कार्य करता है, इतने विशालकाय पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं, तो उसी रूप में जो है सागर, महासागर और झीलें पाई जाती है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से संतुलन की कोई न कोई स्थिति तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इस संतुलन के सिद्धांत को समझने के लिए, इसी आधार को समझने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अध्ययन किया था। इनमें सबसे पहले सर जॉर्ज एरी महोदय की संकल्पना का विचार आता है, और एरी साहब और प्राट साहब, ये दो ऐसे विद्वान हुए जिनकी संकल्पनाओं को सामान्यतः स्वीकार किया है दुनिया में। अच्छे सिद्धांत इन्होंने दिए दोनों ने। इनको थोड़ा हम देखते हैं, और भी विद्वान हैं जिन्होंने इसके संबंध में अध्ययन दिया है संतुलन सिद्धांत के बारे में। इसके इन पर हम चर्चा करते हैं, देखिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम सर जॉर्ज एरी महोदय के सिद्धांत पर, संकल्पना पर चर्चा करना चाहते हैं। एरी महोदय ने ये कहा कि कोई वस्तु जितनी ऊपर दिखाई देती है, धरातल से जितनी ऊपर दिखाई देगी, उसके 9 गुना तक अंदर वह धसी रहती है, अंदर उसका 9 गुना तक भाग पाया जाता है, तब जाके वह दिखाई देती है बाहर से। अब यदि ऐसा है तो फिर इन्होंने समझाया कि तरल में किसी धातु के टुकड़ों को, समान आकृति के टुकड़ों को एक साथ लिया जाए, तो वो उस टुकड़ों को जब उस पर डाला जाए धातु पे, तो वे जितना ऊपर दिखाई देंगे उससे उसके 9 गुना भीतर उनका भाग छिपा रहता है। तो इससे उन्होंने आधार लगाया कि कोई वस्तु का कोई भी स्थिति के संतुलन बनने के लिए उसका 1/10वां भाग ऊपर दिखाई देगा, तो उसका 9 गुना भाग नीचे दबा रहता है। इस प्रकार ये एरी होता है। फिर प्राट महोदय की संकल्पना है। प्राट महोदय ने अपने सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र होता है, उसमें उसके घनत्व में अंतर पाया जाता है। क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर पिंड होना चाहिए। इस तथ्य को उदाहरण द्वारा समझाया गया, उन्होंने समझाया है। उन्होंने अलग अलग धातुओं के टुकड़े लिए, शीशा, लोहा, एंटीमनी, जस्ता, और उनको तरल में डाले थे। तो उनका निचला तल तो समान रहता है, लेकिन ऊपरी उनकी ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो विभिन्न धातुओं को उन्होंने फिर इसलिए बताया कि अलग अलग धातुओं का घनत्व अलग अलग प्रकार होता है, इसलिए उनका ऊंचाई का अंतर पाया जाता है। ये अलग अलग सिद्धांत हैं। इसके बाद एफोर्ड एम बॉबी ने भी संकल्पना प्रस्तुत की है, इन्होंने भी कुछ समझाने का प्रयास किया है। फिर जॉली की संकल्पना है, जॉली महोदय भी अच्छा प्रयास किया है इस संतुलन सिद्धांत को समझाने का। और इसके बाद आर्थर होम्स ने भी संतुलन के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने संतुलन की स्थिति में सियाल और सीमा का निर्धारण करके समझाने की कोशिश की है। भूतल पर संतुलन की व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए कुछ आधार बताए इन्होंने, जिनके आधार पर संतुलन के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ये कुछ संकल्पनाएं थी, इसके बारे में हमने आपको बताया है। इनकी विस्तृत अध्ययन आप अपनी पुस्तक से कर लें, आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और फिर भी कोई समस्या हो तो हमसे चर्चा करें। आज का अध्याय हम खत्म कर रहे हैं, अगले अध्याय में हम अगला टॉपिक लेंगे। सभी को धन्यवाद।